मैया सरकार को घेरा। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव पर किस तरह की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। और एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उम्मीदवार। उधर विपक्षी गठबंधन में भी उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी समर्थन के लिए विपक्ष से भी बात करने वाली है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुनाव के पक्ष में सत्ताधारी बीजेपी है। एनडीए गठबंधन में उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा हुई है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। संसद भवन में इंडी गठबंधन की आज बैठक हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर विशेष रूप से चर्चा हुई। और अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम सामने आया नहीं है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई विपक्षी नेताओं को फोन किया है और एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा है। और मीडिया की खबर माने तो राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की है और सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का अगर आंकड़ा देखिए तो 782 कुल सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के मिला के, मतदान के पात्र हैं। इनमें से 542 लोकसभा के और 240 राज्यसभा से। बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अभी सरकार के पक्ष में 427 सांसद बताए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास 355। इनमें से 133 सांसद अभी अनिर्णित माने जा रहे हैं, जो कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए अपना मन बना सकते हैं और उनको समर्थन दे सकते हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और दिल्ली के लिए रवाना हो। लेकिन देखना यह भी है कि तमिलनाडु के पिछड़े समाज से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को लेकर तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के विपक्षी सांसद अपनी क्या राय बनाते हैं, क्योंकि बीजेपी की तो कोशिश है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी दल उनके समर्थन में ही सहमति बना लें और आम सहमति से यह चुनाव हो जाए। और इन सब के बीच भाजपा के नेता के लक्ष्मणन ने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को सभी को निर्विरोध रूप से चुन लेना चाहिए। दक्षिण से एक पिछड़ा वर्ग समाज का और सार्वजनिक जीवन में कई पद संभाले और गवर्नर के नाते भी, चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो, पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते और महाराष्ट्र का आज राज्यपाल जी है। ये अच्छी शख्सियत है, ये सार्वजनिक पद है। आज राजनीति के ऊपर हटकर सभी दलों को आज समर्थन करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पूरे विपक्ष आज उनका समर्थन करके और निर्विरोध हमारे उपराष्ट्रपति बनाए। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई भी फैसला बैठक में लिया जाएगा, विपक्षी दलों की बैठक में। उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ करके फैसला लेंगे हम लोग भी। लेकिन एक आपको इंटरेस्टिंग बात सुनवाते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन एक अच्छे उम्मीदवार। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का। तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। और सीपी राधाकृष्णन की मां ने बेटे के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि भगवान की कृपा से ही ये संभव हो पाया है। நினைச்சோம், ஆனா இப்படி கிடைக்கும்னு நினைக்கல।
பேர் வைக்கும்போது இப்படி வச்சோம். டிபி ராதாகிருஷ்ணன் பேர் டாக்டர் ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன்ங்கிற பேர் நினைச்சுதான் வச்சோம். அப்படி ஆவார்னு நினைக்கல. ஆண்டனுடைய அருள் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்மளுக்கு இது ஒரு இது கொடுத்துருக்கு. एक माँ जिनका बेटा ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, साधारण बैकग्राउंड का हो, उनकी प्रतिक्रिया भले ये तमिल में थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी उनके चेहरे से दिखाई पड़ रही थी और वो ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। बहरहाल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसा होना है और क्या सर्वसम्मति बन पाएगी, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं स्टूडियो से। और हम बता दें आपको कि सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप वही तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। जैसा कि हमने आपको अभी रिपोर्ट में बताया था कि सीपी राधाकृष्णन आज मुंबई से चले दिल्ली के लिए। जब दिल्ली आए तो यहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये वही तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है और एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश है कि उनके नाम पर बिल्कुल सर्वसम्मति बनाई जाए। कुछ संकेत मिले भी हैं, जैसे अभी संजय राउत की प्रतिक्रिया जो आपने देखी, उससे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि एक सर्वसम्मति की तरफ उपराष्ट्रपति पद का ये चुनाव जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक पृष्ठभूमि है सीपी राधाकृष्णन की। अभी हम आपको उनकी मां की प्रतिक्रिया भी सुनवा रहे थे, तमिलनाडु से हैं, और जो सीपी राधाकृष्णन की छवि रही है, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा है, जो उनके सार्वजनिक जीवन का सफ़र रहा है, सब कुछ ऐसा है जिससे कि बिल्कुल आम सहमति बनाने के लिए, जिसे कहते हैं एकदम अनुकूल माहौल है और बन सकता है, इसकी संभावना दिख भी रही है। लेकिन फिर वही बात की बात तो इस पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस क्या रुख लेती है, और कांग्रेस जब अगर मन बना लेगी तो बाकी छोटे विपक्षी दल भी जो हैं वो हो सकता है कि बिल्कुल सर्वसम्मति की तरफ बढ़ पाएं। तो ये तस्वीर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी तक हैं और जाहिर सी बात है कि अब उपराष्ट्रपति के लिए, क्योंकि उनको नामांकित किया गया है उम्मीदवार के तौर पर, तो अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ेंगे। इसके पहले सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी काम कर चुके हैं, तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर काम कर चुके हैं। ये तमाम पद जो हैं वो संभाल चुके हैं। उनका जो अनुभव है वो लंबा अनुभव है। तो सीपी राधाकृष्णन को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या आम सहमति बन पाएगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले राजेश के पास चलता हूं। राजेश, आज सीपी राधाकृष्णन जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनका क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि ये मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूं क्योंकि आम सहमति की बात चल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि आम सहमति की जब बात चल रही है तो सीपी राधाकृष्णन जी की मुलाकात कुछ विपक्षी नेताओं से भी हो सकती है। ऐसा कोई शेड्यूल वगैरह आपकी जानकारी में? देखिए, जहाँ तक आम सहमति की बात है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो आम सहमति के जरिए उपराष्ट्रपति पद पर जो सीपी राधाकृष्णन को लाने की बात की गई है, जो एनडीए के प्रत्याशी होंगे, उनको आसीन कराने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खास तौर पर बीजेपी ने लगाया है कि उनके संबंध विपक्ष के तमाम नेताओं से भी बहुत मधुर है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को लगाया है कि राजनाथ सिंह तमाम विपक्षी नेताओं से बातचीत करेंगे। वहीं जो खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी शाम 5:30 बजे के बाद एक बैठक होनी है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष की रणनीतियों पर चर्चा होगी। क्या विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार होगा, ऐसी भी संभावना छन छन कर सामने आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक ओबीसी और दूसरा दक्षिण भारत के उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश जो है वो की गई है। तो विपक्ष की तरफ से ये कोशिश है कि वो तमिलनाडु से ही कोई प्रत्याशी खड़ा करें, ताकि दक्षिण भारत के सेंटिमेंट को जहां काटा जा सके, वहीं पर ओबीसी प्रत्याशी
कि काट में ओबीसी या एससी प्रत्याशी को भी विपक्ष की तरफ से लाने की तैयारी चल रही है, जैसी खबरें आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि राजनाथ सिंह विपक्ष के तमाम नेताओं से रायशुमारी करते हैं, बातचीत करते हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, और क्या कुछ निकल कर आता है इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जा सकता है। और जहां तक सीपी राधाकृष्णन के कार्यक्रम की बात है, तो आपने देखा कि वो दिल्ली आने के बाद एयरपोर्ट पर ही 2 मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए गए, जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और प्रहलाद जोशी। उन्होंने उनको रिसीव किया, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। ये माना जा रहा है कि एनडीए के अन्य नेताओं से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। लेकिन विपक्ष के नेताओं से मिलने की जहां तक बात है, तो वो अभी कार्यक्रम सामने नहीं आया है। लेकिन तमाम लोगों की नजरें शाम में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक पर टिकी रहेंगी कि उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। तमिलनाडु से कांग्रेस जो है ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठकर अपने सहयोगी को यह पद दे सकती है, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि डीएमके से कोई प्रत्याशी उतारने की कवायद हो सकती है तमिलनाडु से, ताकि दक्षिण भारत के सेंटिमेंट को काटा जा सके। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास राजेश। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े। वही सवाल विनोद जी, सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या आम सहमति बन पाएगी, या फिर जैसा राजेश कह रहे थे कि दक्षिण भारत से और फिर पृष्ठभूमि देखकर, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो या तो आम सहमति बनेगी, मोटे तौर पर कांग्रेस के रुख पर ही निर्भर करेगा, या नहीं तो फिर जो राजेश कह रहे हैं उस तरह का कोई फॉर्मूला विपक्ष निकालेगा। कुछ संकेत मिल रहा है क्या? लाल जी, पहले तो आप जो अभी एक साउंड बाइट चलाया है सीपी राधाकृष्णन की मदर माँ का, उसको मैं बताता हूँ कि वो क्या कह रही थी। जरूर बताइए। तो माँ कह रही थी कि जिस दिन ये राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, सीपीआर का, उस दिन उनके जन्म के साथ ही उन लोगों ने सीपी, जो पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो उपराष्ट्रपति थे, और उन्हीं उपराष्ट्रपति के नाम पर इनका नाम जो है राधाकृष्णन रखा गया था। ओह, क्या देखिए संयोग, देखिए क्या है। ये संयोग देखिए कि वो इसलिए भगवान को शुक्रिया कर रही थी और उस बात को लेके अभिनंदन कर रही थी कि हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे इनका नाम रखा था, सीपीआर रखा था, और आज वही सीपी राधाकृष्णन जो है वो उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। इस देश में एक आम आदमी, एक वो आप कह सकते हैं कि उस परिवार से जो एक उतनी बड़ी सोच में शायद ही वो अपने धन्यवाद ईश्वर को ही दे सकता है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीपीआर के नाम से मशहूर है सीपी राधाकृष्णन, वो एक बेदाग छवि के लोग हैं, और सहमति बनाना, आम सहमति बनाना, ये उनके अपनी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। हम आप जानते होंगे कि डीएमके जब कभी भी एनडीए के अलायंस होता था तमिलनाडु से जी, उसकी भूमिका में सीपीआर की भी भूमिका होती थी, और सीपी राधाकृष्णन उस समय में बीजेपी के अध्यक्ष होते थे तमिलनाडु में। उससे ज्यादा आप थोड़ा सा इसको और तरीके से, इसको अगर आंकड़े के में गणित में आप जाएं, तो जब किसी स्टेट का इस तरह के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में नाम आता है, तो उस स्टेट में चाहे वो अपोजिशन के ही गठबंधन में हो, वो वोट करते ही करते हैं। जो आपने देखा कि जिस समय में रामनाथ कोविंद का आया था नाम, तो बिहार के राज्यपाल के हो आके वो यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम आया था, तो जेडीयू बीजेपी का अलायंस टूट गया था उस समय में, फिर भी उन्होंने किया था। ममता बनर्जी का आप देखिए, सीपीआई का देखिए, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए वोट किया था। तो संजय राउत के बयान को आप इस तरह से देख सकते हैं कि वो महाराष्ट्र के गवर्नर है, और महाराष्ट्र के गवर्नर होते ही अगर वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं, तो शिवसेना और दूसरी पार्टी कम से कम इस मौके को नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या इसका विस्तार होगा? या विस्तार इसके साथ ही भी आप देखिए ना कि जो बात अभी राजेश कह रहे थे, मैं उतनी दूरी की बात तो नहीं कह रहा हूं, जिस बैकग्राउंड के हैं, ओबीसी बैकग्राउंड के हैं सीपीआर, उस बैकग्राउंड की एक बड़ी अपनी एक मजबूत स्थिति तमिलनाडु में है जी, और उसके कई सांसद और कई विधायक अभी डीएमके में भी है। तो जो सीपीआर की अपनी एक राजनीतिक छवि है और वो बेदाग छवि है, क्या डीएमके ये रिस्क ले सकता है अगले साल चुनाव के समय में कि वो सीपीआर के कैंडिडेचर का विरोध करे? ऐसा मुश्किल लगता है। रही बात कि राजनाथ सिंह की जो भूमिका है और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से, मीडिया की खबर बता रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने बात की है, स्टालिन से भी बात की है, और दक्षिण के कई नेताओं से बात की है। तो ऐसा लगता है कि सर्वसम्मति की तरफ तो ये जाते हुए दिख रहा है। अगर ना भी जाए
तो बीजेपी और एनडीए के पास में इतने वोट हैं, जो 425 वोट लगभग जो आप आंकड़ा बता रहे थे, वो सीपीआर को उपराष्ट्रपति भवन पहुंचाने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने महाराष्ट्र को भी शामिल कर लिया, तमिलनाडु भी शामिल कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये तो फिर धीरे धीरे अगर इस तरह शामिल हो जाए तो हो सकता है सर्वसम्मति बन जाए। राजेश, डेटा तो ये कह रहे, आंकड़े तो कह रहे हैं कि सीपीआर को कोई दिक्कत नहीं होगी, सीपी राधाकृष्णन जी को वहां तक पहुंचने में। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात जो विनोद जी ने कही कि देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु उनका मूल निवास स्थान है, जहां पर उनका जन्मस्थली है, और तमिलनाडु से मुख्य रूप से रहे, कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं बीजेपी के, दो बार सांसद रहे हैं। तो एक राजनीतिक सफर है, एक लंबा सफर है। ऐसे में तमिलनाडु के राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलना जो है उसकी अच्छी खासी संभावना बन रही है। तो क्या ये दो चीजें मिलकर के ये लग रहा है कि हाँ एक सर्वसम्मति की तरफ जा सकते हैं? हाँ, ये संभावना, देखिए सियासत में कुछ भी संभव है। और बिल्कुल ये सही कहा कि जिस तरीके से आपको याद हो कि द्रौपदी मुर्मू जब चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त आपने देखा कि हेमंत सोरेन जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल नहीं थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने ट्राइबल होने के नाते द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, ममता बनर्जी ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया, रामनाथ कोविंद का जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया, और निश्चित तौर पर बिहार के चूंकि वो राज्यपाल थे तो बिहार का पूरा सेंटिमेंट जो था वो उनके साथ था। हाँ, आरजेडी ने निश्चित तौर पर विरोध किया था, चूंकि उनका अपना अलग कंपल्सन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो सवाल है वो जरूर खड़ा होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर है, महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां समर्थन कर सकती हैं, और तमिलनाडु का जो इक्वेशन आपने बताया कि ओबीसी समाज से आते हैं, डीएमके का वोट बैंक भी उसी समुदाय से आता है, तो निश्चित तौर पर डीएमके के लिए दुविधा की स्थिति जरूर होगी। लेकिन कांग्रेस हर हाल में ये चाहेगी कि एक उम्मीदवार खड़ा कर कम से कम रेस में अपने को बनाए रखें, और सहयोगी दलों को साथ कर एक नया जो पॉलिटिक्स है देश में, जो एसआईआर के खिलाफ जो वातावरण बना है, उसमें कांग्रेस ड्राइविंग सीट छोड़कर अपने सहयोगी को ये सीट दे सकती है। और ऐसे में डीएमके से अगर कोई प्रत्याशी नजर आए तमिलनाडु से तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो अपोजिशन है उसके लिए उम्मीदवार तमिलनाडु से देना उनकी एक मजबूरी कही जा सकती है। बिल्कुल, या तो वो तमिलनाडु से कोई नाम तलाशेंगे, या ये संभावना बनती है कि सीपी राधाकृष्णन का ही समर्थन करेंगे, और वैसी स्थिति में सर्वसम्मति बन सकती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम एक खास चर्चा भी करने वाले हैं एसआईआर को लेकर।